नमस्कार दोस्तों, आज मैं यूपीपीएससी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 50 एमसीक्यूज लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यह आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग जो है 50 क्वेश्चन की सीरीज़ शुरू किए हैं। पिछले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आज सेकंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, प्रतिपुष्टि की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, व्यवस्था, प्रतिमान, सिस्टम, पैराडाइम। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए व्यवस्थावादी दृष्टिकोण का आरंभ हमारे समय के एक महत्वपूर्ण विकास के रूप में वर्णन किया जा सकता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बड़े पैमाने पर राजनीतिक क्षेत्र के विश्व विश्लेषण के एक सुविधाजनक उपकरण के रूप में अनेक राजनीति वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। साधारण व्यवस्था सिद्धांत के प्रभाव के अधीन विकसित हुआ व्यवस्थावादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का, जिससे अंतःक्रियाओं की व्यवस्था के रूप में विश्लेषण करता है, जो आत्मनिर्भर एवं अंतर समन्वित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद से अभिज्ञात मूल तत्व नहीं है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, आर्थिक परस्पर निर्भरता। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूरोपीय संघ के इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाओं का सही अनुक्रम है? तो ऑप्शन सी सही है, पेरिस संधि, मास्ट्रिक्ट संधि, एम्स्टर्डम संधि, नाइस संधि। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है, ऐतिहासिक सार्वभौमिकतावाद, हर्स्ट और थॉमसन। जबकि नव मार्क्सवादी सार्वभौमिकतावाद विलियम टॉब और वुड का है। विश्वजनीन डेविड हेल और सार्वभौमिकतावादी रजनी कोठारी। नव उदार सार्वभौमिकतावादी मार्टिन एल्ब्रो और मैनुअल कैस्ट्रेल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा गुट निरपेक्षता की संकल्पना के अधीन नहीं आता? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, निसंगततावाद में आस्था रखना। ये गुट निरपेक्षता की संकल्पना के अधीन नहीं आता है। जबकि सभी उपलब्ध स्रोतों से विदेशी सहायता, शीत युद्ध के संदर्भ में बने सैन्य गठजोड़ों में शामिल न होना, उत्तरी देशों अथवा दक्षिणी देशों से एक बेहतर व्यवहार की मांग करना, ये गुट निरपेक्षता की संकल्पना की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 56, अंतर्राष्ट्रीयवादियों का विश्वास है कि विश्व के लोगों को बांधने वाले बंधन उन बंधनों से मजबूत होते हैं जो उन्हें पृथक करते हैं, और विश्व के सभी लोगों की निष्ठा को आदिष्ट करने वाली राजनीतिक संरचना निर्मित की जा सकती है। इसमें ऑप्शन पहला दूसरा दोनों सही, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 57, 1947 में संस्थापित अरबवाद पार्टी का निम्नलिखित में से कौन सा एक सह संस्थापक नहीं था? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, जमाल अब्द अल नासिर। क्वेश्चन नंबर 58, 1951 में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएसए द्वारा हस्ताक्षरित अंजुस की संधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये इसमें नंबर 1, यह संधि साम्यवादी प्रसार को हतोत्साहित करने के लक्ष्य से हस्ताक्षरित हुई। अंजुस का अपेक्षाकृत अधिक व्यापक आधार वाले नाटो ने अधिक्रमण किया। तीसरा, यूएसए ने अंजुस का उपयोग ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पर वियतनाम युद्ध में और अधिक संबद्ध होने के लिए दबाव डालने हेतु किया। तो इसमें पहला दूसरा तीसरा तीनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस एक को राज्य की पूर्ण संप्रभुता के सिद्धांत के लिए खतरे के रूप में नहीं समझा जा सकता? तो ऑप्शन बी सही है, क्षेत्रीय एकीकरण के संघ। क्वेश्चन नंबर 60, क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट के पश्चात विकसित समृद्धि की सीमा सिद्धांत किससे संबद्ध है? तो ऑप्शन बी सही, पर्यावरणवाद से। क्वेश्चन नंबर 61, जीन दरेज और अमर्त्य सेन का भारत पर उनकी पुस्तकों का मूल केंद्र बिंदु है? तो ऑप्शन बी सही, वंचन के उन्मूलन और मानवीय स्वतंत्रता के विस्तार में लोकक्रिया की भूमिका का पक्ष समर्थन करना। क्वेश्चन नंबर 62, हर्बर्ट मार्क्यूज के उन्नत पूंजीवाद की आलोचना किस पर आधारित है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, एक विमीय समाज के
जिसमें विरोध के परंपरागत साधन अप्रभावी हो जाते हैं। उद्भव का वर्णन। क्वेश्चन नंबर 63, यह मान्य है कि नागरिकता समानता विविध समूहों को एक साझी पहचान के माध्यम से एकीकृत करती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नागरिकता के सिद्धांत के विरुद्ध होगी? तो ऑप्शन बी सही, द्वैध नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 64, जब राइनहार्ड बेंडिक्स ने 1964 में यह मत व्यक्त किया कि जनसंख्या के बड़े भाग में आधुनिकीकरण के प्रसार में भारत यूरोपीय अनुभव से एक आश्चर्यजनक वैषम्य प्रस्तुत करता है, वह किसे निर्दिष्ट कर रहे थे? तो ऑप्शन बी सही, भारत में उद्भूत होता हुआ विजन जनसामान्य अंतराल। क्वेश्चन नंबर 65, संविधान के कार्यकरण के पुनर्विलोकन के लिए राष्ट्रीय आयोग नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2002 के चुनावी सुधारों से संबंधित निम्नलिखित संस्तुतियों में से कौन सी सरकार द्वारा क्रियान्वित की गई है? तो इसमें 3 दल बदल के मामले में सदन की सदस्यता से विधिक निर्भरता। संविधान के कार्यकारण के पुनर्विलोकन के लिए राष्ट्रीय आयोग नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2002 के चुनावी सुधारों से संबंधित दल बदल के मामले में सदन की सदस्यता से विधिक निर्भरता सरकार द्वारा क्रियान्वित की गई। क्वेश्चन नंबर 66, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार प्रांतीय कार्यकारिणी प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव के निम्नलिखित में से कौन से अभिलक्षण हैं? प्रांत का कार्यकारी प्राधिकार गवर्नर में निहित था। गवर्नर की सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। तीसरा, गवर्नर को प्रांतीय विधानमंडल के अविश्वास मत द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसमें जो है पहला दूसरा दोनों सही है। प्रांत का कार्यकारी प्राधिकार गवर्नर में निहित था और गवर्नर को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। पहला दूसरा कथन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 67, भारत की संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए कोटा की मांग किन देशों में ऐसी प्रणालियों की सफलता से प्रभावित रही है? तो इसमें ऑप्शन बी सही, स्कैंडिनेवियाई देश। क्वेश्चन नंबर 68, भारत सरकार अधिनियम 1919 किस पर आधारित थी? तो ऑप्शन बी सही, मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर। क्वेश्चन नंबर 69, यूके में विधि के शासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन 1, विधि के शासन के सिद्धांत में यह अंतर्निहित है कि विधि सभी पर समान रूप से लागू होती है, कोई भी विधि से ऊपर नहीं है। तीसरा, सभी नागरिक समान न्यायालयों के अधीन हैं। तो इसमें पहला दूसरा और तीसरा तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 70, यूएसए के संविधान और फेडरलिस्ट पेपर की प्रेरणा किससे मिली थी? तो ऑप्शन डी सही, शक्तियों के पृथक्करण का मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 71, भारत के संविधान के दार्शनिक अभ्युपगम किस पर आधारित है? तो ये जो है पंडित नेहरू का उद्देश्य संकल्प ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1947। क्वेश्चन नंबर 72, 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संघ में ब्रिटिश भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों से निर्मित कार्यपालिका और विधानमंडल होनी चाहिए। प्रांतों को कार्यपालिकाओं और विधानमंडलों के साथ समूह बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और प्रत्येक समूह द्वारा साझे तौर पर दिए जाने वाले सभी अस्थायी विषयों को निर्धारित किया जा सकता है। तो इसमें कोई भी कथन सही नहीं है, ऑप्शन डी। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्रस्ताव की घोषणा की गई, जिसमें प्रावधान था कि प्रांतों को कार्यपालिका तथा विधायिका के साथ समूह बनाने की छूट होनी चाहिए और प्रत्येक गुट सर्वमान्य प्रांतीय विषयों का निर्धारण कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में यथा विचारित प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की परिधि पिछले वर्षों में काफ़ी विस्तृत हुई है। निम्नलिखित में से किस एक को भी इस संरक्षण का विषय नहीं कहा जा सकता? तो ऑप्शन सी सही है, किसी समझौते के अधीन बोनस अथवा महंगाई भत्ते पर दावे का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 74, भारत में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से एक विधिक अधिकार में संपरिवर्तित किया गया क्योंकि इसने न्यायपालिका और संसद के बीच तीव्र संघर्ष की शुरुआत कर दी। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें कथन 1 है, भारत के संविधान के 42वें संविधान संशोधन ने मौलिक अधिकारों पर निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता दी। दूसरा, मिनर्वा मिल्स वाद ने यह व्यवस्था दी कि संविधान के भाग 3 और भाग 4 के बीच संतुलन होना ही चाहिए। तीसरा, संविधान के पुनरीक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग ने यह संस्तुति की कि निदेशक तत्वों को न्याय आयोग बनाया जाना चाहिए।
तो इसमें पहला और दूसरा कथन सही है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 76, आभासी विधान पद से क्या आशय है? तो ऑप्शन बी सही है। विधानमंडल द्वारा पारित संविधि जिसका अभिप्रेत उसकी शक्ति की सीमाओं के भीतर रहकर कार्य करना हो, परंतु सार और यथार्थता में यह उन शक्तियों को अतिक्रमित कर चुका हो। क्वेश्चन नंबर 77, दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो ऑप्शन ए सही, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली वाला राष्ट्रपति का निर्वाचन, जबकि संविधान की सर्वोच्चता सार्वजनिक वयस्क मताधिकार बहुदलीय प्रणाली, ये सही है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान 1996 में अंगीकृत हुआ तथा 1997 में इसका क्रियान्वयन हुआ। दक्षिण अफ्रीका में संघात्मक शासन प्रणाली है, यहाँ अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है तथा यह 5 वर्ष के लिए होता है। नेशनल असेंबली द्वारा होता है। यहाँ दोहरी नागरिकता है। क्वेश्चन नंबर 78, भारत में संपत्ति के अधिकार के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो ऑप्शन ए सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के अधीन एक कानूनी अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 79, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। परमादेश किसी व्यक्ति को उसके कानूनी कर्तव्य की पूर्ति के समादेश के लिए। प्रतिषेध अवर न्यायालय की अधिकारिता के अतिक्रमण के निषेध के लिए। उत्प्रेषण अधिकरण के आदेश के अभिखंडित करने के लिए। और अधिकार परीक्षा लोकपद के बलात् ग्रहण के विरुद्ध सुरक्षा संरक्षण के लिए। क्वेश्चन नंबर 80, भारत में संविधान के प्रारंभन के 1 माह के भीतर ही योजना आयोग की स्थापना नीति निर्देश तत्वों के क्रियान्वयन की मशीनरी के निर्धारण के लिए की गई। राष्ट्रीय संसाधनों को निर्धारित करने और उनके प्रभावी तथा संतुलन प्रयोग की योजना बनाने के लिए की गई। कृषि तथा उद्योग में सरकारी सहभागिता के लिए पूर्व दशाएं तैयार करने के लिए की गई। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। 2, 3 सॉरी, इसमें बी सही है। केवल 2 राष्ट्रीय संसाधनों को निर्धारित करने उनके प्रभावी तथा संतुलन प्रयोग की योजना बनाने के लिए की गई थी। क्वेश्चन नंबर 81, भारत के राष्ट्रपति की किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्तियों के विषय निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन डी सही नहीं है। राष्ट्रपति दया की याचिका को अस्वीकार कर सकती है, परंतु उसे अस्वीकार करने से पहले दया की याचिका को सुनना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति की किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्तियों के विषय में उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया है, राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। राष्ट्रपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग उन सभी मामलों में कर सकता है जिनमें दंडादेश मृत्यु दंडादेश है। तो ऑप्शन डी इसमें सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82, शासन को उत्तरदायी बनाने, सरकार को त्यागपत्र देने पर विवश करने का अवलक्षण किससे संबद्ध नहीं है? तो इसमें ऑप्शन ए सही, यूएसए में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्ध न्यायिक प्राधिकरण है? तो इसमें प्रशासनिक अधिकरण। मूल संविधान में प्रशासनिक अधिकरण के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 14 का अनुच्छेद 323 का और 323 खा जोड़कर प्रशासनिक अधिकरण के गठन तथा उसकी अधिकारिता के संबंध में प्रावधान किया गया। क्वेश्चन नंबर 84, एक बार अध्यक्ष स्पीकर तो हमेशा ही अध्यक्ष स्पीकर के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन ए, इसका अनुसरण यूएसए में किया जाता है, ये सही नहीं है। जबकि पूर्व अध्यक्ष स्पीकर के त्यागपत्र देने या मृत्यु हो जाने की स्थिति में अध्यक्ष स्पीकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की आम राय का उम्मीदवार होता है। सी, एक बार अध्यक्ष बन जाने पर वह दल की सदस्य नहीं रह जाता। निर्वाचन के समय कोई भी राजनीतिक दल अध्यक्ष के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा नहीं कर सकता। तो इसमें ऑप्शन ये जो है सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85, लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन बी सही नहीं। अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रस्ताव पर चर्चा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है, जबकि अध्यक्ष प्रमाणित करता है कोई विशिष्ट विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये सही है। अध्यक्ष के पास शून्यकाल को कम करने या निरस्त करने की शक्ति है।
अध्यक्ष विभिन्न समितियों के अध्यक्षों को नामित करता है। ये तीनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 86, भारत के वित्त आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वित्त आयोग का कार्य संघ और राज्यों के बीच राजस्व संसाधनों के वितरण के विषय में संस्तुति देना है। यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष नियुक्त किया जाता है। यह राज्यों को किए जाने वाले केंद्रीय वित्तीय अंतरणों के लिए राजस्व की उगाही करता है। तो इसमें बी सही है, ऑप्शन 4 सही नहीं है। वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 में अधिकथित है। राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष बाद आयोग गठित करेगा। वित्त आयोग का कर्तव्य है कि वह संघ और राज्यों के बीच करों का शुद्ध आगमों के जो इस अध्याय के अधीन उसमें विभाजित किए जाएं। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राज्य परिषद 263 के सदस्य हैं? तो इसमें सी प्रधानमंत्री, 6 संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी संघ राज्य क्षेत्रों के शासक। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित कथनों में से कौन से क्षेत्रीय परिषदों के बारे में सही है? उनका अस्तित्व भारत के संविधान के कारण है। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। ये भारत सरकार और राज्य और संघ क्षेत्रों की सरकारों के बीच संबंधों को समन्वित करती हैं। इनकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अधीन हुई। तो इसमें ऑप्शन 3, 4 सही है, ऑप्शन सी सही है। क्षेत्रीय परिषद के गठन के बारे में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 में प्रावधान किया गया है। क्षेत्रीय परिषदें केंद्र तथा राज्यों को आर्थिक तथा सामाजिक मामलों में समान नीति बनाने के विचार तथा अनुभव का आदान प्रदान करती हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में एक प्रकार की राजनीतिक संतुलन की अवस्था को निर्धारित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 89, न्यायिक सक्रियतावाद के प्रतिदर्शन के रूप में न्यायिक अवरोध का निहितार्थ क्या है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है। न्यायाधीशों की भूमिका मात्र यह कहने की है कि विधि क्या है, न कि व्याख्या की प्रक्रिया में विधि बनाने की। तो ये सही है न्यायिक सक्रियतावाद के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किन आधारों पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हिंदू कोड बिल पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रतिरोध किया था? तो इसमें ऐसी संसद को जो एक संविधान बनाने के लिए और आम चुनाव के होने तक ही देश का शासन करने के लिए चुनी गई हों, ऐसे विधेयक का अधिनियमन नहीं करना चाहिए। संसद ऐसे विधेयक के अधिनियमन के लिए वैध रूप से सक्षम नहीं थी। विधेयक अत्यंत विभेदकारी था। विधेयक हिंदू जीवन में बलात् क्रांतिकारी परिवर्तन करता और इस प्रकार संघर्ष उत्पन्न करता। जिसमें पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 93, भारत की संसद में क्वेश्चन नंबर 91, 2006 के वसंत में भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1)(a) के कठोरता प्रवर्तन के कारण संसद के अनेक सदस्यों को लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र देना पड़ा था, क्योंकि इसमें ऑप्शन ए सही है, वह लाभ के पद पर थे। क्वेश्चन नंबर 92, भारत की संसद में पुनः स्थापित और पारित विधेयकों के विषय में विधायी प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यापक नहीं होता। राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यापक नहीं होगा। कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है या जो लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और राज्यसभा में लंबित है, अनुच्छेद 108 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा के विघटन पर व्यापक हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, कथन 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? संसद की किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। दूसरा, संसद का कोई सदन अथवा राज्य विधायिका किसी का या किसी मामले का न्यायालय के रूप में प्रत्यक्षता विचारण कर सकती है। तीसरा, संसद के किसी सदस्य द्वारा कही किसी बात के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो इसमें पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 94 निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मंत्रिपरिषद उत्तरदायित्व के सिद्धांत के दो पक्ष हैं। मंत्री अपने प्राधिकार के क्षेत्र में पूर्ण स्वायत्तता रखता है। इसके अनिवार्य परिणाम के रूप में उसे अपने सेवकों के कार्यों का पूर्ण उत्तरदायित्व होना चाहिए। तो ऑप्शन बी सही है, छागला आयोग। क्वेश्चन नंबर 95 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अधीन सामाजिक न्यायालयों को यह शक्ति देता है कि वे विधान की मर्यादा आर्थिक असमानताओं को हटाने के लिए बनाए रखें, श्रमजीवी लोगों को संतोषजनक जीवन स्तर प्रदान करने के लिए बनाए रखें, समाज के कमजोर वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए बनाए रखें, व्यक्तियों की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए बनाए रखें। तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 96 निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत की संसद में प्रत्येक अन्य प्रस्ताव के ऊपर अग्रता रखता या रखती है। तो ऑप्शन ए सही, दोनों ही सदनों द्वारा संयुक्त संकल्प। दोनों ही सदनों द्वारा संयुक्त संकल्प ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आधे घंटे की चर्चा नियम 377 के अधीन प्रस्ताव के ऊपर अग्रता रखता है। क्वेश्चन नंबर 97 निम्नलिखित वाद पर पद विचार कीजिए। जब संसद का सत्र चल रहा था, बस्तर क्षेत्र में एक पुलिस थाने पर नक्सलवादियों का आक्रमण हुआ, जिसमें पुलिस के साथ साथ कुछ नागरिक भी मारे गए। लोकसभा में इस वाद पद को उठाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ऑप्शन ए सही है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 98 भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है। वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है। ऑप्शन ए सही है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय आमतौर पर शून्यकाल अथवा 0 आवर के नाम से जाना जाता है। यह एक से अधिक अर्थों में शून्यकाल होता है। 12 बजे दोपहर का समय न तो मध्याह्न पूर्व का समय होता और न ही मध्याह्न पश्चात का समय। दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ में 1 घंटे का प्रश्न दिए जाते हैं, उनके उत्तर दिए जाते हैं। इसे प्रश्नकाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 भारत के निम्नलिखित में से कौन से उपबंध तत्कालीन प्रभाव से अर्थात 26 नवंबर 1949 से प्रवृत्ति हुआ था। नागरिकता, आपात उपबंध, निर्वाचन, संघीय प्रणाली। तो इसमें जो है भारत के संविधान के नागरिकता और निर्वाचन उपबंध तत्काल प्रभाव से अर्थात 26 जनवरी 1949 से प्रवृत्त हुआ था। तो इसमें जो है पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 100 राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य या कार्य क्या है। तो ये ऑप्शन ए सही, संघ और राज्य सरकारों की निर्विष्टियों के साथ योजना आयोग द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना। क्वेश्चन नंबर 101 किसी राज्य की विधानसभा उस राज्य में विधान परिषद के उत्साधन या सृजन का प्रस्ताव किस प्रकार कर सकती है। तो इसमें ऑप्शन सी से विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 168 में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा किसी विधान परिषद वाले राज्य में विधान परिषद के उत्साधन के लिए या ऐसे राज्य में जिसे विधान परिषद नहीं है विधान परिषद के सृजन कर सकती है, यदि उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया हो। क्वेश्चन नंबर 102 भारत की संसद द्वारा पारित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 2003 ने क्या प्रयास किया। तो ऑप्शन बी सही, राज्यसभा के चुनाव के लिए खुली मतदान पद्धति का प्रारंभ करना। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 2003 ने राज्यसभा के चुनाव के लिए खुली मतदान पद्धति प्रारंभ करने का प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर 103 निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में सार्वजनिक निजी साझेदारी का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन डी सही है, यह सभी पूंजी प्रधान सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों को अंततः निजी क्षेत्र से हस्तांतरित करने की युक्ति है। क्वेश्चन नंबर 104 अटलांटिक चार्टर 1941 ने किन्हें आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान करने का संकल्प पारित किया था। ऑप्शन डी सही है, सभी उपनिवेशों को। क्वेश्चन नंबर 105 गांधीवादी विचार में निम्नलिखित में से किनके बीच संघर्ष मुख्य रूप से अव्यक्त नहीं है। ब्राह्मण और दलित। क्वेश्चन नंबर 106 विख्यात रूप में महात्मा गांधी के द्वारा प्रयुक्त सविनय अवज्ञा की रणनीति में निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन डी सम्मिलित नहीं है, न्यायपालिका को किसी विधि की व्याख्या लोकहित में करने के लिए कहना। क्वेश्चन नंबर
107 निम्नलिखित में से कौन सा एक महात्मा गांधी की होम रूल की दृष्टि का जिसकी हिंद स्वराज में रूपरेखा दी गई है? भाग नहीं है। संसदीय शासन, जबकि सामाजिक सुधार, आत्मनिर्भरता, ग्राम गणराज्य यह शामिल है। क्वेश्चन नंबर 108, गांधी जी ने किस सत्याग्रह आंदोलन के दौरान हुई हिंसा को निर्दिष्ट करने के लिए हिमालय जैसी भूल, हिमालयन ब्लंडर पदबंध का प्रयोग किया? असहयोग आंदोलन। तो आज हम लोग जो है 58 क्वेश्चन कंप्लीट किए। पिछली क्लास में जो हम लोग 50 किए थे, आज 58 किए, टोटल 108 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसका एक बार रिवीजन अवश्य करिएगा। थैंक यू।